अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक जी। आज हम STA 630 का लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करेंगे जो कि वेरिएबल्स और उसकी टाइप्स के बारे में है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम वेरिएबल को डिफ़ाइन करते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल कोई भी चीज़ हो सकती है जो कि जिसकी वैल्यू चेंज होती है। रिसर्च में वेरिएबल एक सेंट्रल आइडिया होता है। कोई भी चीज़ जो कि दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ ले सके उसको हम वेरिएबल कहते हैं। बेसिकली वेरिएबल एक कंसेप्ट होता है। तो कंसेप्ट जो होता है वो दो किस्म का हो सकता है। या तो वो कंसेप्ट एक फिक्स्ड फिनोमेना हो सकता है जिसको हम कांस्टेंट कहते हैं, या फिर कॉन्सेप्ट क्वांटिटी, इंटेंसिटी और अमाउंट में वेरी कर सकता है जिसको हम वेरिएबल कहते हैं। तो वेरिएबल की कोई भी न्यूमेरिकल या कैटेगोरिकल वैल्यू हो सकती है। मिसाल के तौर पे जेंडर एक वेरिएबल है जो कि दो वैल्यूज़ ले सकता है, या मेल या फीमेल। मैरिटल स्टेटस भी एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यूज़ सिंगल, मैरिड, डिवोर्स्ड और विडो हो सकती हैं। इसी तरह फैमिली इनकम भी एक वेरिएबल है जो कि 0 से लेके बिलियन रुपीस तक वेरी कर सकता है। किसी शख्स के एटीट्यूड, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में ये भी एक वेरिएबल है जो कि हाईली फेवरेबल या अनफेवरेबल हो सकता है। हम जो वेरिएशंस की बात कर रहे हैं ये क्वांटिटी में हो सकती है, इंटेंसिटी में हो सकती है, अमाउंट में हो सकती है या टाइप में हो सकती है। तो जो वेरिएबल होता है वो सिचुएशन स्पेसिफिक होता है। मिसाल के तौर पे जेंडर एक वेरिएबल है, अभी हमने देखा, लेकिन इन ए सर्टेन सिचुएशन जेंडर एक वेरिएबल नहीं भी हो सकता। मिसाल के तौर पे एक क्लासरूम है जिसमें सारी फीमेल्स हैं, तो यहाँ पे फीमेल वेरिएबल क्यों नहीं है? क्योंकि अपोजिट जेंडर जो है वो यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। यानी कि यहाँ पे मेल नहीं है, सिर्फ फीमेल है, तो जेंडर वेरी नहीं कर रही, इसलिए यहाँ पे जेंडर वेरिएबल नहीं है। डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दे सकते हैं। वेरिएबल की दो बेसिक टाइप्स हैं, एक कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होता है और दूसरा डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएबल होता है। तो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल क्या होता है कि अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाए तो हम उसको कॉन्टिन्यूस वेरिएबल कहते हैं। और अगर कोई वेरिएबल एक इन्फिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज़ ले सके तब भी हम उसको कॉन्टिन्यूस वेरिएबल कहते हैं। जैसे कि पाई है तो उसकी एक ना ख़त्म होने वाली वैल्यू है जो कि पॉइंट्स में चलती रहती है। कोई भी वेरिएबल जो एक गिवन रेंज के अंदर वैल्यूज़ ले सके हम उसको कॉन्टिन्यूस वेरिएबल कहते हैं। मिसाल के तौर पे इनकम ये कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है क्योंकि ये भी फ्रैक्शन में हो सकता है, टेम्परेचर भी फ्रैक्शन में हो सकता है, एज भी फ्रैक्शन में हो सकता है, और इस तरह के टेस्ट के स्कोर जो हैं वो भी कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है क्योंकि वो भी पॉइंट्स में आ सकते हैं। अच्छा, जो बेसिक टाइप्स के वेरिएबल की हमने बात की थी उसमें से दूसरा वेरिएबल डिसकंटिन्यूस वेरिएबल है। इसमें ये होता है कि एक वेरिएबल एक लिमिटेड नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ ले सकता है, यानी कि उसकी वैल्यूज़ को फ्रैक्शंस में डिवाइड नहीं किया जा सकता। इसके और नाम भी हैं जैसे कि कैटेगोरिकल वेरिएबल, क्लासिफैक्टरी वेरिएबल या डिस्क्रीट वेरिएबल। डाइकोटोमस एक डिस्क्रीट वेरिएबल है जिसकी सिर्फ दो वैल्यूज़ हो सकती हैं और ये किसी प्रॉपर्टी की प्रेजेंस या एब्सेंस को शो करता है। मिसाल के तौर पे इम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड। अगर कोई शख्स एम्प्लॉयड होगा तो वो अनएम्प्लॉयड नहीं हो सकता, यानी कि उसकी एक प्रॉपर्टी अगर है तो दूसरी प्रॉपर्टी एब्सेंट हो जाएगी। जेंडर के हवाले से देखें तो अगर कोई शख्स मेल है तो वो फीमेल नहीं हो सकता, यानी कि एक प्रॉपर्टी प्रेजेंट है तो दूसरी एब्सेंट हो जाएगी। कुछ ऐसे डिसकंटिन्यूस वेरिएबल भी हो सकते हैं जो जिनकी दो से ज़्यादा वैल्यूज़ हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे डेमोग्राफिक वेरिएबल्स हैं, जैसे कि रेस है तो बहुत सारी कौमें हैं, दो से ज़्यादा कौमें हैं। रिलीजन है तो बहुत सारे रिलीजन हैं, दो से ज़्यादा रिलीजन है। जो डिसकंटिन्यूस वेरिएबल होते हैं वो डाटा प्रोड्यूस करते हैं जो कि कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जा सकता है, और ऐसे वेरिएबल को हमने अभी बात की कि डिस्क्रीट, कैटेगोरिकल और क्लासिफैक्टरी वेरिएबल कहते हैं।
मिसाल के तौर पे उसने गाड़ियों के हवाले से एक ऑटोमोटिव वेरिएबल लिया है। शेवरले को उसने एक वैल्यू असाइन कर दी 5 की और होंडा को उसने एक वैल्यू असाइन कर दी 6 की। तो यहाँ पे 5.5 की ऑप्शन नहीं है क्योंकि उसने इस तरह की कोई कैटेगरी डिफ़ाइन नहीं की। और यहाँ पे वैल्यू को फ्रैक्शंस में डिवाइड नहीं किया जा सकता क्योंकि उसने एक कैटेगरी ऑलरेडी डिफ़ाइन कर दी कि शेवरले के लिए 5 है और होंडा के लिए 6 है। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहली मिसाल है नंबर ऑफ़ पेजेस इन ए बुक। ये एक डिस्क्रीट वेरिएबल है क्योंकि नंबर ऑफ़ पेज 1.1 नहीं हो सकते, या वो 1 होंगे या 2 होंगे या 2.2 नहीं हो सकते। दूसरी मिसाल है लेंथ ऑफ ए फिल्म इज़ ए कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। फिल्म की लेंथ जो है वो फ्रैक्शन में आ सकती है, 5.5 मीटर हो सकती है। चूँकि ये फ्रैक्शन में आ सकती है तो ये कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होगा। तीसरी मिसाल है जो शू साइज़ है, ये एक डिस्क्रीट वेरिएबल है। इसमें वही कैटेगरीज़ की बात आती है। शू साइज़ या तो 5 होगा या 5.5 होगा। तो 5 और 5.5 के दरमियान जो है कोई कैटेगरी नहीं है, तो इसलिए ये एक डिस्क्रीट वेरिएबल है। टेम्परेचर एक कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है क्योंकि ये भी फ्रैक्शन में आ सकता है। नंबर ऑफ़ पीपल एक डिस्क्रीट वेरिएबल है क्योंकि नंबर ऑफ़ पीपल भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, या 1 होगा या 2 होगा, 2.2 या 1.1 नहीं होगा। इसी तरह टाइम जो है ये एक कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है। जिस तरह हम बात करते हैं कि इतने घंटे, इतने मिनट, इतने सेकंड हो गए, तो ये फ्रैक्शन में आ सकते हैं। सेकंड भी फ्रैक्शन में आ सकते हैं, मिनट्स भी फ्रैक्शन में आ सकते हैं। तो अब हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में बात करेंगे। एक ऐसा रिसर्चर जिसका फोकस हो कि वो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप की वजह जानना चाहता हो, तो वो इफ़ेक्ट से स्टार्ट करता है। पहले वो इफ़ेक्ट देखता है, फिर उसकी कॉजेज़ ढूंढने की कोशिश करता है। ऐसा नहीं है कि पहले वो कॉजेज़ से स्टार्ट करे और फिर इफ़ेक्ट देखे। तो जो किसी इफ़ेक्ट की वजह होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और उस वजह से जो इफ़ेक्ट आ रहा होता है, जो रिज़ल्ट आ रहा होता है या आउटकम आ रही होती है, हम उसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल उन फोर्सेस या कंडीशंस की पहचान करता है जिसकी वजह से तब्दीली आ रही होती है। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम इफ़ेक्ट वेरिएबल भी कहते हैं, आउटकम वेरिएबल भी कहते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल कॉजेज़ पर डिपेंड कर रहा होता है, जबकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉजेज़ पर डिपेंड नहीं कर रहा होता। ये अपनी हैसियत में इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की पहचान करना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन 2 सवालों की मदद से हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की पहचान आसानी से कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि एट अ टाइम अगर 2 वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो जो पहला वेरिएबल होगा, जो पहले आ रहा होगा, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और दूसरी बात ये है कि अगर एट अ टाइम 2 वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहे हैं और रिसर्चर ख़ुद बता रहा है कि इस वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पर इम्पैक्ट है, तो इस तरह से हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के हवाले से कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफ़ेक्ट होता है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। जब भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल मौजूद है तो डिपेंडेंट वेरिएबल भी लाजमी तौर पर मौजूद होगा। जब भी हम एक यूनिट इंक्रीज़ करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, तो हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल में या तो इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज आ रही है, जो वेरिएंस आ रही है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से होती है। डिपेंडेंट वेरिएबल को हम क्राइटेरियन वेरिएबल भी कहते हैं। जब हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की बात करते हैं तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को x से डोनेट करते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को y से डोनेट करते हैं। जब हम रिसर्च वोकैबुलरी की बात करते हैं तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए मुख्तलिफ नाम लिए जाते हैं, जिनकी पहचान करना हमारे लिए ज़रूरी है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को प्रिज्यूम्ड कॉज कहते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रिज्यूम्ड इफ़ेक्ट कहते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्टिमुलस होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल रिस्पॉन्स होता है।
इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसकी मदद से पेशगोई की जाए, और जिसके बारे में पेशगोई की जाए वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। यानी कि प्रिडिक्टेड फ्रॉम इंडिपेंडेंट वेरिएबल और प्रिडिक्टेड टू डिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, एक रिलेशनशिप में जो वेरिएबल पहले आ रहा होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जो उसके असरात होते हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जिस चीज़ को हम चेंज कर रहे होते हैं, मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, वो आईवी होता है, और उससे उस मैनिपुलेशन से जो आउटकम होती है, वो मैयड आउटकम होती है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल होती है। आईवी को हम प्रिडिक्टर भी बोलते हैं और डीवी को हम क्राइटेरियन भी बोलते हैं। अब हम एक मिसाल से समझते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी गई है जिसके मुताबिक रिसर्च स्टडीज़ इंडिकेट दैट सक्सेसफुल न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट हैज़ एन इन्फ्लुएंस ऑन स्टॉक मार्केट प्राइस ऑफ ए कंपनी। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि रिसर्च ये बता रही है कि सक्सेसफुल न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का कंपनी की स्टॉक मार्केट प्राइस पर असर होता है। तो यहाँ पर वो ये कह रहा है कि अगर एक न्यू प्रोडक्ट जो डेवलप की गई है वो अगर कामयाब होगी तो कंपनी की स्टॉक मार्केट प्राइस भी हाई हो जाएगी। तो अब यहाँ पे देखें कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और स्टॉक मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी कि अगर प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगी तो स्टॉक मार्केट प्राइस हाई हो जाएगी। यहाँ पर वो ये कह रहा है कि कंपनी की स्टॉक मार्केट प्राइस में जो तब्दीली या वेरिएंस आएगी वो इस चीज़ पर डिपेंडेंट है कि जो नई प्रोडक्ट डेवलप की है वो किस हद तक कामयाब होगी। यहाँ पर वो ये कहना चाह रहा है कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई पहले से तरतीब शुदा लिस्ट हो वेरिएबल्स की जिसमें लिखा हो कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। ऐसा नहीं होता, बल्कि रिसर्चर कुछ फैक्ट्स की बुनियाद पे, अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे वेरिएबल्स को इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा होता है। अब हम देखेंगे कि मॉडरेटिंग वेरिएबल क्या होता है, उसको इस मिसाल से समझते हैं। A strong relationship has been observed between the quality of library facility and the performance of the students। तो इसमें हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? क्वालिटी ऑफ लाइब्रेरी हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पर वो ये कह रहा है कि बज़ाहिर देखने में तो ये रिलेशनशिप ट्रू ही लग रही है, क्योंकि अच्छी लाइब्रेरी होगी तो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। लेकिन वो ये कह रहा है कि इन दो वेरिएबल्स की रिलेशनशिप किसी और चीज़ पर भी डिपेंड करती है। वो चीज़ क्या है कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट क्या है, उसका रुझान क्या है लाइब्रेरी की तरफ। यानी कि अगर स्टूडेंट्स का रुझान, इंटरेस्ट लाइब्रेरी की तरफ ज़्यादा होगा तो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस बढ़ सकती है। अगर स्टूडेंट्स का लाइब्रेरी में जाने का रुझान कम होगा या नहीं होगा तो लाइब्रेरी की फैसिलिटी में बेहतरी लाने से स्टूडेंट की परफॉर्मेंस में इजाफा नहीं हो सकता। तो मॉडरेटिंग वेरिएबल इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान जो रिलेशनशिप होती है उनके ऊपर एक मजबूत असर रखता है। या तो वो उस रिलेशनशिप को मजबूत कर देता है या उसको कमज़ोर कर देता है। तो ये एक तीसरा वेरिएबल होता है जो ओरिजिनल रिलेशनशिप को मॉडिफाई कर देता है। इसको हम इस मिसाल से समझते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइब्रेरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स डिपेंडेंट वेरिएबल है, और उन दोनों के दरमियान एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक यूनिट चेंज अगर हम लेके आते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल में तो 1 से 3 यूनिट चेंज आ सकती है डिपेंडेंट वेरिएबल में। तो 1 से 3 कैसे आ सकती है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक तीसरा वेरिएबल यहाँ पे मौजूद है जिसकी अभी हमने बात की है कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट, जो कि एज ए मॉडरेटर या मॉडरेटिंग वेरिएबल एक्ट कर रहा है। तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमने क्वालिटी ऑफ लाइब्रेरी बढ़ा दी और स्टूडेंट्स ने भी पॉजिटिव इंटरेस्ट शो करवाया, यानी कि स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में जाने के लिए इंटरेस्ट रखते हैं। तो अब जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप थी वो और मजबूत हो जाएगी। तो हमारी जो डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आएगी वो 3 यूनिट तक आ सकती है। हमने क्वालिटी ऑफ लाइब्रेरी बढ़ाई लेकिन स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में जाने के लिए इंटरेस्ट नहीं रखते, उन्होंने कोई दिलचस्पी का इजहार नहीं किया। तो उससे क्या होगा, जो ओरिजिनल रिलेशनशिप होगी आईवी और डीवी के दरमियान वो कमज़ोर हो जाएगी, और जो हमारी नेट चेंज है
डिपेंडेंट वेरिएबल में वो 1 यूनिट तक ही हो सकती है। अच्छा, मॉडरेटर को अपनी स्टडी में कंसिडर ना करने का नुकसान क्या होगा कि अगर स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट मौजूद नहीं है तो हम इन 2 वेरिएबल्स को लेकर स्टडी कर ले, अगर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स को लेकर स्टडी कर ले तो हमारा कंक्लूजन ये निकलेगा कि लाइब्रेरी की क्वालिटी अगर हम बढ़ाते भी रहें तो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस नहीं बढ़ेगी, जो कि गलत है। अगर हम मॉडरेटर को स्टडी में कंसिडर करके स्टडी करेंगे तो हमारा कंक्लूजन ये निकलेगा कि अगर हम लाइब्रेरी की क्वालिटी बढ़ाएंगे और स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट भी मौजूद है तो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। तो हम देख सकते हैं कि मॉडरेटर को इग्नोर करने से हमारे रिजल्ट्स पे कितना इम्पैक्ट आ सकता है। चौथा वेरिएबल है जी इंटरवीनिंग वेरिएबल। वो ये कहता है कि जो बेसिक कैजुअल रिलेशनशिप होती है उसमें तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स ही इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जो ज़्यादा कम्प्लेक्स रिलेशनशिप होती हैं उनमें एक थर्ड वेरिएबल भी इन्वॉल्व होता है जिसे इंटरवीनिंग वेरिएबल कहा जाता है। यहाँ पर वो ये कह रहा है कि नॉलेज में एडवांसमेंट उसी सूरत में मुमकिन है जब हम काज एंड इफ़ेक्ट की स्टडी से बाहर निकल के इस चीज़ पे भी गौर करें कि वह कौन सा मैकेनिज़्म है जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप बन रही है। इसको इस मिसाल से समझते हैं कि क्यूरियोसिटी जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और लर्निंग जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और इन दोनों के दरमियान एक इंटरवीनिंग या मीडिएटिंग वेरिएबल है जो कि डिस्कवरी है। यानी कि अगर एक रिसर्चर है, उसको क्यूरियोसिटी है, तजस्सुस है, तो उस तजस्सुस की बुनियाद पे वो नई डिस्कवरीज करेगा तो उससे लर्निंग बढ़ेगी। तो मीडिएटिंग वेरिएबल जो होता है वो रीज़न ऑफ इफ़ेक्ट होता है, यानी कि क्यूरियोसिटी की वजह से जो लर्निंग बढ़ रही है वो उसकी वजह क्या है। उसकी वजह ये है कि क्यूरियोसिटी की वजह से रिसर्चर डिस्कवरीज कर रहा है जो कि लर्निंग को इन्हांस करती हैं। मीडिएटिंग वेरिएबल इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान आ रहा होता है और उन दोनों के दरमियान एक लिंकेज को शो करता है। मीडिएटिंग वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल का काम कर रहा होता है, जबकि डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल का काम कर रहा होता है। यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ये बाद में आ रहा होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल से ये पहले आ रहा होता है।